जी ऑडियो के लिए वो नहीं है कुछ भी, तो वो 3 कनेक्ट कर या कुछ तो बगैर कनेक्ट हैंड फ्री नहीं है, नहीं आपके पास नहीं है तो दे दें थोड़ी देर से। बस हो गया, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मरियम आप मरियम आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? समन रुबैना आपको आवाज़ आ रही है मेरी? लाजमा के भी सारे हैं, कोई इसमें ऐड नहीं है कि वो कल भी आई है। पूरे स्टैंडर्ड से कहा कि वो की कल आ जाएगी। जितने रिक्वायर्ड तो उतना स्टैंडर्ड ओके क्लास, हम स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने उसके आगे जो है ग्रुपिंग के बारे में बता दिया था, लैंडस्केप ग्रुपिंग। उसमें हमने बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया पढ़ लिए थे। आज जो है हम अल्फा हिमोलिटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके क्लास, अब आप लोगों के पास टाइम है जिस पर आप स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी का फोकस कर सकते हो, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया या डिजीजेस पढ़ रहे हैं। देखो, जनरल पढ़ने का टाइम आपके पास पहले बहुत मिल चुका है आप लोगों को। तो अब जो आपका मेन फोकस होना चाहिए स्पेशल की तरफ होना चाहिए, स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें ये सारे बैक्टीरिया 1 बाय 1 डिस्कस होंगे। उनके क्लास नॉन बीटा हिमोलिटिक है, जिसमें हमें पढ़ना है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और विरिडेंस है। इनमें क्या है, इनके मेन विरुलेंस फैक्टर जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का वो क्या है, कैप्सूल है। और जो मैंने ये कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैप्सूल का फंक्शन जो है वो विरिडेंस में कौन परफॉर्म कर रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स परफॉर्म कर रही है। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको कल डिटेल में बताई थी कि शुगर कोट है, और अगर ये शुगर कोट जो है वो स्ट्रॉन्गली और ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल वॉल की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। बट अगर यही शुगर कोट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, लूजली अटैच हो, तो हम इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। बट इनके जस्ट अटैचमेंट की वजह से, डिफरेंस की वजह से इनका फंक्शन टोटली डिफरेंट हो जाता है। स्लाइम लेयर का फंक्शन सिर्फ अटैचमेंट में रह जाता है, बट
कैप्सूल का फंक्शन जो है वो उसका मेन फंक्शन क्या है, एंटीफेगोसाइटोसिस है। ये बात क्लियर हुई आपका, ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए कि ग्लाइकोकैलिक्स जस्ट एज व्हेन एक्ट एज अ स्लाइम लेयर, इट्स फंक्शन इज ओनली इन अटैचमेंट। ओके ग्रांस, इसके बाद ये है कि हमने जो ये ग्रुप्स पढ़े हैं ए टू यू तक, इनफैक्ट हमने लेंस फील्ड ग्रुपिंग के ग्रुप्स और साथ में ये जो अभी अल्फा हेमोलिटिक पढ़ रहे हैं, इन सब का कंपैरिजन दिया हुआ है इन स्लाइड्स के अंदर। वो कंपैरिजन किस वे में है कि उनकी पैथोजेनेसिस वो किस वे में डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे मैंने आपको ओरियस के बारे में बताया था कि वो क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, साथ में क्या है, इन्फ्लेमेशन के थ्रू करता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है पायोजनीज के बारे में बताया, उसमें एक एक्स्ट्रा बात है कि वो इम्यूनोलॉजिकली भी डिजीजेस कॉज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी टारगेट करता है, इन्वॉल्व करता है, पोस्ट एक्शन के थ्रू जो है वो डिजीजेस करता है। तो इधर जो है वन बाय वन उनका कंपैरिजन किया हुआ है। पायोजनीज का जो है वो पायोजेनिक है, टॉक्सिजेनिक है और इम्यून मेडिएटेड है। बाकी जितने भी वो सारे पायोजेनिक है, मतलब कि वो जस्ट पस प्रोड्यूस करके जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। आगे उनकी डिजीज़ेस के नेम लिखे हुए हैं। तो आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपसे ये पूछती हूँ कि इन लिस्ट द डिजीज नेम विच आर कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, तो अब देखो क्लियर हो रहा है कि अगर मैंने डिजीज़ेस के नेम पूछे हैं तो आप इधर उधर के कोई जवाब नहीं लिखो, जस्ट ये जो 5-7 डिजीज़ेस नेम, इन्फेक्शन नेम्स लिखे हुए हैं, जस्ट उनको लिस्ट कर दो। गुड निम्रा, सेम मैंने आपको यही निम्रा का कमेंट आप सबको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि देखो मेन क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स ही है, बट उसकी अटैचमेंट की वजह से वो स्ट्रॉन्गली अटैच है या लूजली अटैच है सेल वॉल के साथ, तो इनका फंक्शन भी चेंज हो जाता है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो जाती है, अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। तो वो क्या है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट नेम से कॉल किए जाते हैं, कैप्सूल कहा जाएगा या स्लाइम लेयर कहा जाएगा, बट कंपोजिशन दोनों की सेम होगी कि दोनों क्या है, शुगर कोड से बने हुए हैं। ओके क्लास, और ये आप लोग को क्लियर हो रहा है ना कि अगर मैं इंग्लिश कह दूँ आप लोगों को करने के लिए पायोजेनिस के डिजीजेस या इन्फेक्शंस के नेम, तो आप लोग सिंपल इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, ये सारे नेम्स इंग्लिश कर दोगे ना। रूमेटिक फीवर है जो कि इम्यूनोलॉजिकल में आते हैं, टॉक्सिन की वजह से टॉक्सिक शॉक है, स्कारलेट फीवर है, सेप्सिस है, फ्रिंजाइटिस है। ठीक है, तो ये सारे डिजीजेस के नेम्स हैं, ये आप लोगों को एक बैक्टीरिया के कम से कम 5 नेम्स आने चाहिए, अभी तक हमने जितने कर लिए हैं। ओरियस के लिए आपको डिजीजेस नेम आने चाहिए, इन्फेक्शंस नेम्स आने चाहिए, एपिडर्माइटिस के भी, सेप्टोफाइटिकस के, ये 3 थे जो हमने पहले पढ़े हैं जो कि क्लस्टर फॉर्म में थे। उसके बाद हमने ये चेन्स फॉर्म में पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पायोजनीस के ये हैं, उसके बाद एक रिक्टिशिया के आ रहे हैं, ये सारे वन बाय वन आपको इनके नेम्स जरूर याद होने चाहिए। ये पायोजेनिक है, मतलब इनमें से इनका रूट क्या है वो अगर आपके माइंड से स्किप भी हो जाए, बट इनके डिजीजेस नेम आप लोग को जरूर याद होने चाहिए। ये आप लोग को स्लाइड्स क्लियर दिखाई दे रही है निम्रा? ये आपको स्लाइड्स क्लियर है या ब्लड टाइप है? हेलो, ओके, तो ये आपके सारे डिजीजेस नेम है, ये वन बाय वन आपने सबके देखो यूटीआई में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं। पीछे हमने कौन से पढ़े, फुकैलिस जो हैं वो भी यूटीआई कॉज करता है, एंडोकार्डाइटिस कह रहे हैं। अब एंडोकार्डाइटिस में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं इसी में देखेंगे तो आप लास्ट रोज में कितने बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया, इनफैक्ट 1 2 3
3 बैक्टीरिया ने एंडोकार्डाइटिस कॉज किया होगा। सही है, तो ये आपको डिजीजेस नेम्स, इन बैक्टीरिया के नेम्स, पहले क्लासिफिकेशन के बारे में आपको सारा आइडिया और उनके कौन कौन से इन्फेक्शन हैं इनके बारे में बताओ। आगे जो है कि वो लिखा हुआ है कि नॉर्मल फ्लोरा कहाँ का है। फॉर एग्जांपल स्किन का ये नॉर्मल फ्लोरा था पायोजनीज, या डी का है, मतलब कहाँ है, किसका है ये नॉर्मल फ्लोरा, कहाँ पर ये डिजीज कॉज करता है, कहाँ पर क्लोनाइजेशन करता है, वो सी डी, और ये एन जो है ना एन एफ, ये उसको प्रेजेंट कर रहा है। ओके क्लास, उस स्लाइड में से वही याद करना है आपने जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये है कि अब हमने पढ़ना है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई आर ग्राम पॉजिटिव लेंसिड शेप, इसकी शेप याद रखेंगे जो लेंसिड शेप में होते हैं, और किस डिप्लोकोकाई है, इसके अलावा शॉर्ट चेन में भी प्रेजेंट होते हैं। अब लेंसिड शेप का मतलब क्या है, मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दैट द डिप्लोकोकाई आर ओवल विद समवट पॉइंटेड एंड्स रेदर देन बीइंग राउंड लाइक एन एग शेप। ओके, मतलब ये एग की शेप में होते हैं। आपने एग देखा होगा कि एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता, राउंड नहीं होता, बल्कि वो किस शेप में, ओवल शेप में होता है। अब ब्लड डैगर पर ये अल्फा हिमोलिसिस करते हैं, मतलब जो पार्शियल हिमोलिसिस करेंगे, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन आरबीसीज की नहीं करते। दे आर लाइज्ड बाय बाइल। बाइल आपको पता है कि हमारी बॉडी में सिक्रीट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो ये उससे क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, उससे इनकी डाइजेशन हो जाती है, लाइज्ड हो जाते हैं। Their growth is inhibited by ऑप्टोचिन। ऑप्टोचिन से ये है किल हो जाता है बैक्टीरिया। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं, ऑप्टोचिन कर सकते हैं। न्यूमोकोकाई पोजेस पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, ये इसकी मेन बात है कि ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, और इसके एंटीजेनिकली जो इसके सीरोटाइप्स होते हैं, ठीक है, वो इसके मोर देन 91 से ज़्यादा इसकी टाइप्स एग्जिस्ट करती है। मतलब इनके स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती हैं, जिसकी वजह से एक मेडिसिन फॉर एग्जांपल इवन कि एक टाइप की वैक्सीन जो है वो इन 91 सीरोटाइप्स के लिए नहीं प्रेफरेबल होती। ओके, मतलब जैसे इनके स्ट्रक्चर में ऐसी थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं कि वो वैक्सीन भी 91 के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, इवन कि एक एंटीबायोटिक भी 91 को किल नहीं कर सकती। तो ये डायग्नोज करना कि कौन सी सीरोटाइप है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। Another important surface component of Streptococcus pneumoniae is the tetracyclic acid in the cell wall called C substance, also known as C polysaccharide। तो C जो है वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट है और किस तरह एक्ट कर रही है, इम्पोर्टेंट एंटीजेनिक के तौर पर रिएक्ट करती है। ओके, मैंने लास्ट मैंने पूरी स्लाइड पढ़ दी है, आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है, आप लोगों को शो नहीं हो रही थी। मैंने भी कमेंट्स में देखा है कि रिपीट, जब निम्रा का कमेंट आया है कि स्लाइड जो है वो रिपीट कर दे, वो आप लोगों को विजिबल नहीं हो सकी। ये पूरी स्लाइड कंप्लीट मैंने पढ़ दी है, इसलिए आप लोग रीड कर लो जो मैंने बोला उससे रिलेटेड। अगर कुछ भी आप इसमें से पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ लो, अभी कमेंट्स में पूछो। क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? ओके, पैथोजेनेसिस है कि ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई किस तरह से डिजीज कॉज करता है। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिलेंस फैक्टर जो इसकी हेल्प करता है इन्फेक्शन को पीक पर ले जाने के लिए, वो इसका कैप्सूल है, ठीक है। और क्या है, किस तरह की, एक तो एंटीबायोटिक से इजीली किल नहीं होता, सेकेंड किस तरह इसकी हेल्प कर रहा होता है कि हमारी एंटीबॉडीज इसको इनगल्फ या इसको न्यूट्रलाइज, या हमारी इम्यूनिटी सेल्स इसको इनगल्फ नहीं कर पाते और एंटीबॉडीज जो है इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। लाइपोटैक्टिक एसिड है, ये किस तरह से हमारे, ये इसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी सेल वॉल में आपने पढ़ा, जो इसका एक इम्पोर्टेंट एंटीजेनिक है, वो किस तरह से हेल्प कर रहा है, विच एक्टिवेट्स कंप्लीमेंट एंड इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोडक्शन। साइटोकाइंस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि ये किस तरह के होते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि साइटोकाइंस की प्रोडक्शन हो जाती है, और रिजल्ट में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो हमारी बॉडी में आते हैं, और क्या होगा,
सेप्टिक शॉक सिंड्रोम होगा, और क्या होगा, अकर्स इन सम अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, स्पेशली उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका इम्यूनिटी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उनमें क्या होता है कि इन लाइपोटैक्टिक एसिड की वजह से हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, और क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन होगी। उसके रिजल्ट में ये कंप्लीमेंट जो थे एक्टिवेट करते हैं, ये एक्टिवेट हुए तो उनकी क्या होगा, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन हुई, उससे क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। और इसके अलावा क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक भी इसी सेप्टिक शॉक में भी लाइपोटैक्टिक एसिड का ही रोल होता है। Hemolysin है, the hemolysin that cause alpha hemolysis may also contribute to pathogenesis। देखो अगर हमारे आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, सारे आरबीसीज कम हो रहे हैं, बॉडी एनीमिक हो रही है, तो ये भी तो एक डिजीज की ही कंडीशन है ना। आरबीसीज कम हुए, इनफैक्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है, ना सिर्फ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड से देखो, ब्लड में आरबीसीज कम हुए, साथ में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, वो किस तरह के हाइपोक्सिक हो रहा है, ब्रेन पे आएगा इफेक्ट, हर बॉडी के ऑर्गन पर इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से क्या है, नीमोलाइसिन जो कि डिफरेंट टाइप्स के नीमोलाइसिन और ऐसा, इनका रोल किस तरह है पैथोजेनेसिस में, ड्यू टू बिकॉज दे डिस्ट्रॉय आवर आरबीसीज। तो इस तरह से वो क्या है, हमें बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आईजीए का रोल क्या है, ये एक एंजाइम है आईजीए प्रोटीएज। ये आईजीए तो हमारी एंटीबॉडी है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज है, आईज वगैरह में, सिक्रीशंस में, सलाइवा में, इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये नमूनाई जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, आईजीए प्रोटीएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो किस लिए करता है, उससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, दैट इनहांसेस द ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू कोलोनाइज द म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय क्लीविंग आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी है, ठीक है, उसको ये डिस्ट्रॉय करके क्या करता है, खुद से म्यूकोसा के साथ अटैचमेंट में ये एंजाइम उसकी हेल्प करता है। क्लियर होगा, आईजीए एंटीबॉडी जो है इस एंजाइम की प्रोडक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसे चांस मिल जाता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट होगी तो समझे ये इन्फेक्शन मस्ट कॉज करेगा। इसके अलावा क्या इसके पास है, Pneumococci multiply in tissues and cause inflammation. When they reach alveoli, there is outpouring of fluid and red and white blood cells, resulting in consolidation of the lungs. Consolidation of lungs, lungs में पहले सबसे पहले निमोनिया क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है लंग पेरेन्काइमल सेल्स की, इसमें जस्ट स्वेलिंग हुई है। कंसोलिडेशन क्या है कि लंग्स सॉलिड हो जाता है, हार्ड टाइप हो जाता है। सॉलिड मीन क्या होता है कि देखो पहले उसके अंदर कुछ भी नहीं था, एल्विलाई वगैरह थे, जस्ट वो ब्रांचेस थी। अब उसके अंदर क्या होगा कि जब ये एल्विलाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि वहाँ पर फ्लूइड होता है, डिफरेंट टाइप्स के आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आएंगे, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए बहुत से हमारे इनगल्फिंग सेल्स आएंगे, ठीक है। ये सारा मिक्सचर मिलके क्या करेगा, हमारे लंग्स को सॉलिड कर देगा, हार्ड कर देगा, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स। ये बात क्लियर हुई? ओके, तो अब इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे। जब किसी को निमोनिया होता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि पेशेंट क्लिनिकली आ रहा है, देख रहे हैं हम उसे, हॉस्पिटल में आया है, तो डॉक्टर या नर्स, आप एज ए नर्स क्या क्या उसमें सिम्टम्स देखोगे। उसमें सडन चिल है, फीवर है, कफ है, प्लूरेटिक पेन है, मतलब चेस्ट पेन उसे होगी, स्पूटम होगा रेड और ब्राउन रस्टी कलर में, बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड होगा। Spontaneous recovery may begin in 5 to 10 days and is accompanied by development of anti-capsular antibodies। देखो इसमें क्या होता है कि रिकवरी हो जाती है 5 to 10 डेज में, बट अगर रिकवरी नहीं होती तो उस कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारे लंग्स से हमारे ब्रेन की तरफ, इनफैक्ट बहुत से ऑर्गन्स की तरफ स्प्रेड होता है, ब्रेन में जाके ये मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, सही है, अगर रिकवरी नहीं होती तो। निमोकोकाई आर अ प्रोमिनेंट कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया। टाइटिस मीडिया ये हमारे कान की प्रॉब्लम्स करेगा, सिनोसाइटिस माइसाइटिस की इन्फ्लेमेशन करेगा, मेस्ट्रोडाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है, प्रूलेंट ब्रोंकाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ये मेनिंजाइटिस मैंने वही कहा है कि जो ब्रेन तक अगर ये स्प्रेड हो जाता है तो, और सेप्सिस है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन है
जब ये निमोकोकाई जो है ये बॉडी में कॉज करता है। निमोकोकाई आर द लीडिंग कॉज ऑफ सेप्सिस इन पेशेंट्स विदाउट फंक्शनल स्प्लीन। ओके, और स्प्लीन अगर उसके अंदर फंक्शनल नहीं है तो उनमें बेसिकली सेप्सिस का मेन रीजन जो होता है वो यही निमोकोकाई बनते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो ये देखो इधर से आप निमोनियाई के बहुत से इन्फेक्शन देख सकते हो। आपको सिंपल माइंड में आता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई क्या करता है, निमोनिया करता है, बट निमोनिया के अलावा वो देखो उसने कितने हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन और किए हैं। ओटाइटिस मीडिया हमारे कान से लेकर ब्रेन तक, ब्रेन से लेकर उसने कहाँ कहाँ उसने इन्फेक्शन अपना किया, हार्ट को इन्वॉल्व किया, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारी आईज को, ठीक है, हमारे नोज को, हर चीज़ को उसने इन्वॉल्व किया है। तो आपको एक सिंपल बात तो निमोनिया तो माइंड में आ ही गया है, तो बाकी बातें याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को। मेरा ये बात आप को समझ आ रही है ना कि निमोनिया के साथ साथ ये बाकी बातें भी ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रुबाब, अभी जो मैंने बात कही है आपने सुनी है? रुबाब और सना आप मुझे बताओ। तो ये स्पेशल पैथोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी में ये नहीं होगा कि मैं पूरे का पूरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पर नोट लिखने के लिए आप लोग को दे दूंगी। उसकी कोई एक ही स्पेशल बात पूछूंगी, इन्फेक्शन के बारे में पूछ लूंगी, वो किस तरह डिजीज कॉज करता है ये पूछ लूंगी, कौन कौन से टॉक्सिन है, या इस तरह की बातें पूछूंगी। ये नहीं कहूँगी कि पूरा बैक्टीरिया लिख के जिस स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस पर पूरा नोट लिख दो, जो जो जानते हैं उसके बारे में, नहीं, उसके बारे में स्पेसिफिक बात ही पूछूंगी। और उसका जाहिर अगर आप वो 4-5 बातें मैक्सिमम होंगी, अगर वो आपने बातें स्किप की हुई हैं तो आप कैसे इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, ये प्यूरलेंट मैंने किसी ने भी क्वेश्चन किया, तो ये होता है जिसमें पास प्रेजेंट हो। पास देखो, पास क्या है, आपने मोस्टली देखा होगा कि छोटे छोटे जब पिंपल्स बनते हैं तो उनके अंदर भी पस बन जाती है, वाइटिश मटीरियल होता है, फ्लूइड होता है। निम्रा आपने पूछा हुआ है। ओके क्लास, लेबोरेटरी में हम इसको किस तरह कर सकते हैं, आपको पता है कफ आएगी, स्पूटम होगा, ठीक है, तो स्पूटम कलेक्ट करना है पेशेंट का, तो अब उसको हमने लेबोरेटरी के अंदर देखना है क्या क्या उसके अंदर दिखाई दे रहा है। इन स्पूटम क्या हमें स्पेशल पहले उसकी हम शेप से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि देखो ये राउंड शेप नहीं है, इनफैक्ट ये क्या है, ओवल शेप है, तो ये ओवल शेप स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ही हो सकती है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। ओके, और क्या है, डिप्लोकोकाई हमें दिखाई देंगे ग्राम स्टेनिंग के बाद, और ब्लड डैगर पर अल्फा हेमोलिसिस है। देखो ये वो बातें लेबोरेटरी डायग्नोसिस मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आ जा सके कि हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस का मतलब वो होता है कि ये इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का हुआ है। तो आप ये कहोगे कि हम उसके लेबोरेटरी में डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करेंगे। पहले तो हम ये कि उसका क्या करेंगे, स्पूटम लेंगे, उसकी कल्चरिंग करेंगे, उसमें क्या है ग्राम स्टेनिंग करेंगे, और उसकी शेप देखेंगे, उसमें क्या है हेमोलिसिस देखेंगे कि उसमें किस टाइप की हेमोलिसिस हो रही है, और क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि बाइल्स की वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही, और ऑप्टोजिन है, ऑप्टोजिन की सेंसिटिविटी चेक करेंगे, वो उससे रेजिस्टेंट है या इनहिबिट हो रहा है, उससे किल हो रहा है। तो ये उससे किल होता है, बाइल से भी किल होता है। ब्लड कल्चर पर ये क्या करता है, बाय ब्लड कल्चर्स आर पॉजिटिव इन ब्लड कल्चर्स में, तो मैंने आपको बता दिया कि अल्फा हेमोलिसिस वगैरह करेंगे, कल्चर ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, ब्लड कल्चर मीन ये है कि ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, इधर ये वो बात है, हेमोलिसिस की बात हो रही है। सेकंड लास्ट बात देखें, ब्लड कल्चर्स आर पॉजिटिव, इसके क्या मतलब है, तो मुझे एक्सप्लेन करेगा नीता, आप एक्सप्लेन करो। Blood cultures are positive in 15 to 25% of pneumococcal infections. इसका क्या मतलब है, जल्दी से क्लास जिसको ये समझ आ रहा है वो मुझे ये बात बताए।
निम्रा क्या कहा नो मैम? ब्लड कल्चर्स आर पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? हरी आप निदान, निम्रा, रुबैना, जिसको भी आंसर आता है मुझे बताए। लेबोरेटरी में ब्लड कल्चर्स आर पॉजिटिव, इसका क्या मतलब होगा? ओके, नहीं समझ आया। तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि हमने सैंपल किस किस चीज़ का लेना है अगर हमने डायग्नोज करना है। हम पेशेंट के मैक्सिमम कौन से सैंपल ले सकते हैं? आपने मोस्टली देखा होगा कि हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो नमूनाई में अगर कोई पेशेंट जो है हिस्ट्री दे रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा कफ भी है और स्पूटम इन बलगम भी आती है, तो उस कंडीशन में हम उसका स्पूटम का भी सैंपल लेंगे। ओके, निशा ने गुड आंसर दिया है। गुड निशा, यही मैं बात पूछ रही थी। पहली बात ये है कि हम कौन कौन सा सैंपल लेंगे पेशेंट का। हम उसका क्या लेंगे? उसका स्पूटम लेंगे, स्पूटम कलेक्ट करेंगे, उसका ब्लड लेंगे। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF है, वो भी लेंगे। CSF कहाँ से कलेक्ट करते हैं? देखो ब्लड था तो हमने वो नीडल के थ्रू जो है किसी भी वेन को रप्चर करके जो है ब्लड कलेक्ट कर लिया। स्पूटम जो है कि हमने उसे कहा कि थूक फेंको, ठीक है, वो बलगम जो से आई है हमने वो कलेक्ट कर ली। तो ये CSF फ्लूइड कहाँ से कलेक्ट करते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये कहाँ से कलेक्ट होता है? हमने पेशेंट के लिए 3 सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, स्पूटम लेना है, ब्लड लेना है और लास्ट पे ये फ्लूइड कलेक्ट करना है। ये कहाँ से लेंगे? ये भी उसी वेन से लेंगे। निशा आप मुझे बताओ, निम्रा आप लोग बताओ। हरिया क्लास इतना टाइम नहीं होता, अगर पता हो तो फौरन। स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। लंबर पंक्चर या कुछ ऐसा आइडिया है कहाँ से लेंगे? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है? ओके, स्पाइनल कॉर्ड है कहाँ पर? उर्दू में मुझे बता दो, हमारी बॉडी में उसकी कहाँ पर एनाटॉमी, किस जगह पे प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड? मुझे अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताना है कि जैसे आप मुझे बता दो नोज के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड है, नोज के ऊपर हमारी आईज है, ठीक है। ऐसे मुझे बताओ स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। हमारी बैक साइड कहाँ पर है? मुझे यही अभी बैक बोन, ठीक है। ओके निशा, यही मैं कह रही हूँ, हमारी जो बैक बोन है, जो हमारी जिसे रीढ़ की हड्डी कह रहे होते हैं, उसमें से ये फ्लूइड निकालता है। ये बहुत मुश्किल होता है सैंपल लेना, जस्ट एक्सपर्ट जो होते हैं वही इससे सैंपल निकालते हैं। वो एक क्या होता है, ये फ्लूइड निकालते हैं, उस फ्लूइड को फिर टेस्ट करते हैं। वो फ्लूइड बहुत कम कंडीशंस में लेते हैं जिसमें पेशेंट को हमें लगता है कि उसे ब्रेन इन्फेक्शन हो रहा है, कि ये कोई भी बैक्टीरिया है जो उसके ब्रेन तक पहुंच गया है, उसकी मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन हम देखते हैं, उस कंडीशन में ये हम लेते हैं। जी गुड हो गया, ठीक है। तो हमने अब आपको मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे सिंपल लिख के बताओ कि पेशेंट है, उसने काफ़ी हिस्ट्री दी है, उसे स्पूटम आ रहा है, इसके अलावा उसे कह रहा है कि मेरा ब्रेन भी उसमें इन्वॉल्व है, उसे डिसोरिएंटेशन हो रही है, डिफरेंट टाइप की, कह रहा है कि मुझे नोजिया है, वॉमिटिंग। देखो नोजिया वॉमिटिंग किस कंडीशन में होता है? वॉमिटिंग किस कंडीशन में होती है? सिर्फ हमारा स्टमक अपसेट है उस कंडीशन में भी नहीं होती। अगर हमारे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन या कुछ चल रहा है उस कंडीशन में भी हमें नोजिया, वॉमिटिंग, डिसोरिएंटेशन वगैरह रहती है। पेशेंट ये सारी हिस्ट्री दे रहा है तो उस कंडीशन में हम उसका कौन कौन सा सैंपल लोगे? जस्ट सैंपल्स नेम लिखने हैं, तो आपने लिखना है ब्लड सैंपल, CSF फ्लूइड और क्या है, स्पूटम सैंपल लेंगे। तो ये 3 सैंपल्स, ये मैंने अलग अलग नहीं लिखा हुआ, बट आप लोगों ने लिखना है कि सैंपल्स कौन कौन से लिए हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट न्यूमोकोकाई आर ससेप्टिबल टू पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन से ये ससेप्टिबल है, किल हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स, एरिथ्रोमाइसिन और one of its long-acting derivatives, कौन सी एजिथ्रोमाइसिन, कैन बी यूज्ड।
अब इस लाइन का क्या मतलब है, लास्ट वाली लाइन आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। वैसे मैंने कह दिया कि हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, बट ये लास्ट लाइन में लिखने का क्या मतलब है कि इन दोनों में से पेनिसिलिन की बजाय एरिथ्रोमाइसिन हम क्यों दे रहे हैं, क्यों चूज कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा फोकस पेनिसिलिन पर होना चाहिए, बट हम पेनिसिलिन एलर्जी का मतलब होता है कि उसने एक बार पेनिसिलिन ली, उससे उसे एलर्जी हो गई। एलर्जी में डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स आएंगे, उसे रेडनेस हो गई। रेडनेस क्या है, डिफरेंट टाइप्स के रैशेस बॉडी पे बन जाएंगे, उसका सांस जो है वो खराब हो जाएगा। इस टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। कौन लोग पेनिसिलिन नहीं ले सकते, निदा ये बताओ। आप ले सकती हो पेनिसिलिन, कौन से लोग नहीं ले सकते। निम्रा आप बताओ, कौन से लोग पेनिसिलिन नहीं ले सकते। हाँ जी, उनके लिए ये सेकंड ऑप्शन है, बट कौन से लोग पेनिसिलिन नहीं ले सकते, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन लोगों को पेनिसिलिन नहीं दे सकते। हरी आप क्लास जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो। जी, जिनको रिएक्शन हो जाए, फर्स्ट टाइम उन्होंने पेनिसिलिन ली बट पेनिसिलिन उन्हें सूट नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस हुए, तो वो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे स्पेशल बताएगा कि मुझे इस मेडिसिन से पहले एलर्जी हो चुकी है, तो फिर डॉक्टर से वो दोबारा मेडिसिन नहीं देता। तो उसमें फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, एरिथ्रोमाइसिन है। इसके अलावा और क्या हम दे सकते हैं, जिथ्रोमाइसिन है, ये उसी के ही डिफरेंट टाइप्स के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब उससे अच्छी फॉर्म में, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म में। ओके क्लास, इससे रिलेटेड कोई बात। ये चार, लुबैना, निम्रा, नीता और इनके अलावा किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्लास आप लोग ये जस्ट 10 स्टूडेंट्स, बाकी कहाँ हैं। क्या नेटवर्क उनका प्रॉब्लम है, लुबैना, क्या उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, मतलब उनके घर क्या इंटरनेट नहीं जाता, या वहाँ के उनके घर की दीवार के बाहर ऊपर बाउंड्रीज हैं जहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो सकता, इंटरनेट नहीं पहुँचता। क्लास में आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल फोन थे एंड्रॉइड, ठीक है। अगर मैंने कोई पीपीटी शेयर करती थी तो आप फौरन से पहले से डाउनलोड कर लेते थे, इसका मतलब है कि सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो अभी कहाँ गया वो इंटरनेट कनेक्शन।
चलें क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। ये जो 9 स्टूडेंट्स हैं ये अपना नाम लिख के सेंड करते हैं। बस एक सेकेंड, अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। ये नया सिस्टम तेरे लिए खोला है इन्होंने? नहीं, मैं बच गई थी इसलिए मुझे मिल गया है। सामने ये नया लग ओके। क्लास से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके बेटा, आपने पूछा कि हमने हर ऑर्गेनिज्म की कौन सी बात याद रखनी है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो किस कैटेगरी में आता है, कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, पहले ये जस्ट उसकी कैटेगरी देखनी है। सेकंड ये देखना है कि अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फोकाई है या पॉजिटिव रोड्स है। देखो कितनी बातें होगी, 2 बातें होगी। पहले वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेकंड ये कि वो रोड्स हैं या फोकाई है, 2 बातें होंगी उसकी। थर्ड उसकी ये बात, उसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि ये बैक्टीरिया किस फैमिली से है, उसमें कौन कौन सी स्पेशल बातें हैं, वो माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखाई देता है, उसमें किस टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें किस टाइप के टॉक्सिन्स की वो प्रोडक्शन करता है। ये सारी उसकी बातें देखनी है। टॉक्सिन्स प्रोडक्शन वगैरह ये क्या होते हैं, एंजाइम्स वगैरह, ये उसके विरुलेंस फैक्टर में आते हैं, एंटीजेनिक फैक्टर होते हैं। एंटीजेनिक में क्या आएगा
कि अगर वो कैप्सूल प्रेजेंट है या उसकी सेल वॉल में कोई प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है, ये बातें देखनी है। उसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, डिफरेंट है, हर बात देखो डिफरेंट में हम सेल वॉल से सब में प्रेजेंट है, बट टैक्यूक एसिड जो है वो किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ना, तो जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसके अंदर टैक्यूक एसिड प्रेजेंट है। अब एम प्रोटीन, ए प्रोटीन आपने बहुत कम पढ़ा होगा, सेल वॉल में भी जब पढ़ाया होगा एम प्रोटीन, ए प्रोटीन का बहुत कम डिस्कस किया होगा। तो आपने ये देखना है कि वो किस बैक्टीरिया में एम प्रोटीन है, ए प्रोटीन है। सही, ये स्पेशल बातें हैं जो बैक्टीरिया को आपको लगता है कि ये उसकी एक मेन बात है, डिफरेंट बात है बाकी बैक्टीरिया से। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये बातें आपने याद रखनी है। सेकंड बातें जो आपने देखना है कि उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन वो बॉडी में कॉज करता है। इन्फेक्शंस कौन कौन से करता है, फॉर एग्जांपल वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन करता है या नहीं करता, ठीक है, ये देखना है। डायरिया कॉज करता है या नहीं करता, ये ऐसी बातें जो वो डिजीजेस करता है, एंडोकार्डाइटिस करता है, सेलुलाइटिस करता है, ये क्या करता है, ये उसके डिजीजेज हैं। थर्ड बात हमें देखना है, विरुलेंस फैक्टर तो करने ही करने हैं ना, कि उसमें वो विरुलेंस फैक्टर ही सारे आ जाएंगे, जैसे ये मैंने टॉक्सिन्स वगैरह बताए। निम्रा आप सुन रहे हो ना? ओके निम्रा, ये ना काफ़ी डिटेल में एंटीजेनिक वो होते हैं, मैं आपको जब बताऊंगी, जो हमारे इम्यून सिस्टम को या किसी तो और एक होता है जो हमारे इम्यूनोजन होता है और एक एंटीजन, जी मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगी। हमने एक चैप्टर आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, जिसमें हमने बैक्टीरिया का ये पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स का प्रोसेस है, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा है? ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने वो चैप्टर मुझसे स्किप करवाया था कि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा या पढ़ लिया है? जेनेटिक्स से रिलेटेड, जेनेटिक्स का नहीं किया, ओके। तो फिर वो हमारा स्पेशल से पहले वो भी कंप्लीट होना चाहिए जेनेटिक्स से रिलेटेड। चलें सही, आप ये देखो, ठीक है, आप इस पे ना जाना, वो विरुलेंस फैक्टर है या फिर एंटीजेनिक है, बस आपने वो स्ट्रक्चर्स नेम लिख देने हैं जो कि उसको डिजीज कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो बातें पहले उसकी बैक्टीरिया की अपनी स्पेशल बातें जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, शेप से रिलेटेड है। थर्ड पे, सेकंड पे है कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं डिजीज कॉज करने में। थर्ड पे हमने वो कौन कौन सी डिजीज़ कर रहे हैं। फोर्थ पे ये है कि हमने उसको डायग्नोज किस तरह किया है। डायग्नोज में आपने बताना है कि उसका ब्लड लिया है या फिर जस्ट उसका स्पूटम लिया है। ये सबके अंदर स्पूटम नहीं लेते, स्पूटम किसी किसी बैक्टीरिया का जब होता है उसके अंदर स्पूटम करवाते हैं, स्पूटम लेते हैं, और या फिर CSF फ्लूइड लेते हैं, अदरवाइज ब्लड सैंपल लेते हैं। मोस्टली में ब्लड सैंपल लिया आता है, उसकी डायग्नोस देखनी है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखनी है, और लास्ट पे क्या करना है हमने, साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स पहले ही देखते होते हैं, साइन सिम्टम्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, और लास्ट पे उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स बना ले, टू द पॉइंट। एक बैक्टीरिया ऊपर नाम लिखें, उसके बाद देखें उसके स्पेशल फीचर्स कौन से हैं, उसके विरुलेंस फैक्टर कौन कौन से हैं। थर्ड पे देखो इन्फेक्शन कौन कौन से कर रहे हैं। फोर्थ पे देखो कि साइन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। फिफ्थ पे देखो उसकी डायग्नोस हम किस तरह कर सकते हैं, डायग्नोस हो गई तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स हैं जब आपने याद करने हैं। ओके निम्रा, अपने नोट्स बना लें जो आपको सही लगता है। इस सीक्वेंस में सारे हर बैक्टीरिया की ये बातें आपने याद करनी है, और ये सबको करनी पड़ती हैं, हर बैक्टीरिया हमें पता होना चाहिए। सिंपल हो सकता है कि हमें सिंपल इकोलाई एक बहुत सिंपल बैक्टीरिया है, बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, तो वो इकोलाई के लिए ये सारी बातें पूछ लें कि इकोलाई का ट्रीटमेंट क्या है, इकोलाई कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है। अभी आपके माइंड में आएगा इकोलाई जो है वो डायरिया कॉज करता है, यूटीआई कॉज करता है। इसके अलावा देखो 5 नेम्स या 3-4 नेम्स तो हमें पता होने चाहिए ना, इकोलाई और भी तो इन्फेक्शन कॉज करता है। इसको हम ट्रीटमेंट कैसे, इसका ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इकोलाई अगर डायग्नोज करना हो तो इकोलाई के लिए सैंपल कौन कौन से लेंगे, आपके माइंड में इकोलाई के लिए कौन सा आ रहा है। अगर उसे यूटीआई हुआ है तो तब हम उसके लिए ब्लड सैंपल लेंगे,
जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, निम्रा, निदा, लुबैना, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। अगर किसी पर्सन को यूटीआई हुआ है तो यूटीआई की कंडीशन में हम उसका कौन सा सैंपल लेंगे? जल्दी से, क्लास टाइम ओवर होने वाला है। यूरिन सैंपल, गुड हो गया। ठीक है, अब देखो अगर यूटीआई में ये है कि ब्लड सैंपल भी हम ले सकते हैं, बट जो मोस्टली हमें फैसिलिटेट कर सकता है, एग्जैक्टली डायग्नोज करने में हेल्प कर सकता है, वो उसका यूरिन सैंपल है। यूरिन सैंपल लेंगे जिसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएंगे, इसके अलावा यूरिन कल्चर करवाएंगे। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में सारी वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी, किसके अंदर पस बन रही है, नहीं बन रही, कितने WBC ज़्यादा हुए हैं। और यूरिन कल्चर से हमें ये पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया उस टाइम हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। यूरिन सैंपल, ठीक है। यूरिन सैंपल में आप ऐसा ना लिखो, ये लिखो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएंगे, और सेकेंड टेस्ट क्या है, यूरिन कल्चर करवाएंगे। ये दोनों अलग अलग टेस्ट होते हैं। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन और एंड यूरिन कल्चर। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता तो आप लोगों ने इसका डिफरेंस आज पढ़ना है। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन से हमें क्या पता चलेगा और यूरिन कल्चर से क्या पता चलेगा। ओके ओके क्लास, टेक केयर।